अच्छा क्लास, अब मार्किंग कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा मार्किंग तो नहीं है खैर, लेकिन अब ये आपका काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मेटाबॉलिज्म की। किसकी हेडिंग डालेंगे? मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया मेटाबॉलिज्म की। पहले आप यहाँ से लिखेंगे 1000 से लेकर आपने मेटाबॉलिज्म तक एंड कर देना। ये पूरी किसकी डेफिनेशन हो गई? मेटाबॉलिज्म की। ठीक है, फिर आप लिखेंगे टाइप्स। टाइप्स किसकी हेडिंग डालेंगे फिर आप? टाइप्स। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी किसकी कितनी काइंड्स होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं। तो आप फिर लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर फर्दर टू टाइप्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको लिखवा नहीं रहा, ये आप खुद ही अपने जहन में रखिएगा। आप इतने समझदार तो हैं कि आप टाइप्स लिखने के बाद आप पहले लिखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, या फिर आप ये लिख लें कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। टाइप्स को छोड़ दें, बल्कि टाइप्स नहीं लिखें, टाइप का वर्ड यहाँ पे सूट नहीं कर रहा। यहाँ पे लिखिएगा काइंड्स। ठीक है, काइंड्स, KIN KIND। ये डी है, सॉरी मेरा थोड़ा सा यहाँ पे मसला हो रहा है। DS काइंड्स। ठीक है, काइंड्स। काइंड्स लिख के आप लिखिएगा देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, पहले हेडिंग डालिएगा एनाबॉलिज्म की, फिर हेडिंग डालिएगा कैटाबॉलिज्म की। ठीक है, और एनाबॉलिज्म की आप यहां से स्टार्ट कर दीजिएगा इन कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन से लेकर एनाबॉलिज्म तक। ठीक है, फिर यहां से द डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन से कैटाबॉलिज्म। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जो ब्रेक करते हैं, और कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जब कोई नया मॉलिक्यूल बनता है तो उसको कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब तोड़ना। ठीक है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की यहाँ पे जो है वो क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई, और ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी, यहां से रिएक्शन का वर्ड आप हेडिंग डालिएगा पहले एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन से यहां से शुरू करिएगा और यहां तक एंड कर दीजिएगा। ये एग्जांपल दी हुई है कि एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड टू ब्रेक अ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 2 ATP के मॉलिक्यूल्स। अब ATP क्या है? ATP इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपकी बॉडी में एनर्जी को ATP, यानी आपकी बॉडी में तो नहीं कह सकते, लेकिन प्लांट्स की बॉडी में एनर्जी को ATP कहते हैं। क्या कहते हैं? ATP। कॉमन वर्ड सुनोगे आप, जब आपको बायोएनर्जेटिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अभी आपको इतना याद रखने कि ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए कितने मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं एनर्जी के? दो ATP के मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी की हेडिंग आ जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन से स्टार्ट हो रहा है और मॉलिक्यूल्स पे खत्म हो रहा है, जिसमें एग्जाम्पल भी शामिल है। ठीक है, मैं इसको करेक्ट करके बता देता हूँ आपको दोबारा। हेडिंग आएगी एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन से स्टार्ट है, मॉलिक्यूल्स पे एंड। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आते हैं एंजाइम्स पे। डेफिनेशन एंजाइम्स की हेडिंग आएगी। एंजाइम्स यहां से स्टार्ट होगा और एंजाइम्स पे एंड हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम्स पे एंड हो जाएगा। ये एंजाइम की डेफिनेशन हो गई। फिर एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स पर आए, लिखनी आपने सारी हैं। कोई भी आपसे 4 या 5 पूछ ली जाएंगी, लेकिन मैं आपको सारी लिखवाऊंगा, क्योंकि MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने लिखनी तो सारी हैं। आप कोई से भी 5 या 6 याद करके जा सकते हो। ठीक है, एंजाइम से लेकर, एंजाइम्स और बायोकैटलिस्ट से लेकर पहली और दूसरी लाइन पूरी हैं। उसके बाद ये वाला बाकी जितनी भी ये हैं वो सब आपने पूरा लिखना है। ठीक है, ये सारा आपने मटेरियल, आपने ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पूरे कॉपी करने हैं। इनमें कोई जो है वो
कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ पहले पॉइंट को मैंने शॉर्ट कर दिया, थोड़ा सा बड़ा था, बाकी सारे आपने पूरे लिखने हैं। और याद भी आपने सारे करने की कोशिश तो यही करो, क्योंकि लॉन्ग में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, अब आपको, आप अपने एग्जामिनर को नहीं जानते वो क्या है, क्या नेचर है उसकी, क्या माइंड सेट है उसका, आप उसको पर्सनली नहीं जानते ना, वो आपके चाचा का बेटा है, ठीक है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर इन केस, वैसे तो वो इतना कोई बड़ा लंबा चौड़ा सवाल इस पे नहीं बना के देगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम बताएं, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे जितने भी हैं, अगर वो लॉन्ग में पूछता है तो। लेकिन मेरे हिसाब से वो लॉन्ग में बिल्कुल ये सवाल नहीं पूछेगा कि लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग में सवाल पूछने के लिए और भी बहुत अच्छे सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन एग्जामिनर है, वो कुछ भी करके कैसे भी पूछ सकता है। तो मेरे हिसाब से तो आपको याद पूरे करने चाहिए, ठीक है। अगर वो डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो फिर आप फंस जाओगे, तो इस वजह से आप पूरे कर लेना। वरना अगर आपको शॉर्ट के लिए लगे तो आप शॉर्ट के लिए सिर्फ 4, 5, 6 इतने याद कर लीजिएगा, इतने बहुत हैं, ठीक है। 4 तो ना ही याद करिएगा, क्योंकि 4 जो है वो आप भूल जाएंगे, अगर वो उसने 4 ही पूछ लिया और आप 4 में से कोई एक ही भूल गए तो फिर फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। आप अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो फिर आप कर ही लीजिए, इतना छोटा सा तो चैप्टर है ये। अच्छा, ये वाला पूरा यूजेस ऑफ एंजाइम्स पूछ लेगा वो, तो एंजाइम का पूरे यूजेस बताने, ये सारा ये पूरा लिखना है आपने। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ये इस पे लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। अच्छा, सबसे पहले आप ये इसको कट कर दीजिएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह आप लिखिएगा फॉलोइंग। मैं जो लिख रहा हूँ ना वो आप अपनी बुक्स में लिख लें, मैं मेरे पास माउस है तो मैं लिख नहीं सकता, ठीक है। आप अपनी बुक्स में लिख लें, मैं 2 से 3 बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ये वाली हेडिंग डालेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स, तो ये मुसीबत है इसके साथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम, पहले आपने ये लिखा एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ठीक है। फिर आप लिखिए फॉलोइंग आर the factors affecting the activity of an enzyme। बस इन शॉर्ट आपको इससे पहले ये आपने हेडिंग डाल ली, अब आपको इसके नीचे लाइन लिखनी है फॉलोइंग आर, इससे पहले आपने लिखना है फैक्टर, फैक्टर से पहले आप क्या लिखोगे, लिख दोगे फॉलोइंग आर द फैक्टर अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो ये आपने इस तरह से कर लेना है, ठीक है। ये आपने हेडिंग तो ये इसी की आएगी, ठीक है। हेडिंग किसकी आएगी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, जब आपने ये लिख लिया उसके बाद आप लाइन क्या लिखोगे, लाइन क्या लिखोगे वो मैं बता रहा हूँ, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम, पूरी हेडिंग वाली लाइन लिखनी है। बस हेडिंग से पहले आपने, यानी कि हेडिंग वाली वर्डिंग है, ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इसमें एडिशन बता रहा हूँ। आपने क्या लिखना है, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। दोबारा सुन लें, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम्स। क्या ये मेरी बात सबको समझ आ गई है, उम्मीद है आ गई होगी। नहीं, अगर आपने कॉपी करा तो आप मेरी वीडियो को दोबारा पीछे से देख लें, ठीक है। फिर सबसे पहली है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में आपने पहले इसकी हेडिंग डालनी है, तो फिर इट हैज़ बीन से लेकर स्टार्ट करना है और रिएक्शन रेट तक आपने एंड कर देना है। क्या ये बात सबको समझ आई, ये इतना सा पैराग्राफ है। और ये वाला चार्ट लाजमी कॉपी करना है, यानी कि ये वाला ग्राफ आपने लाजमी बनाना है, ग्राफ के बगैर ये हेडिंग बिल्कुल इनकम्प्लीट है। ग्राफ के बगैर किसी के कॉपी में, किसी के एग्जाम शीट में आंसर में ये नहीं लिखा हुआ होगा तो ये बिल्कुल इसके नंबर कटेंगे, ठीक है। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर में आपने टेम्परेचर की हेडिंग डालनी है, टेम्परेचर से शुरू करना है, यहाँ से लेकर आपने शुरू करा, पहले चेंजेस तक खत्म करा, फिर उसके बाद टेम्परेचर से शुरू करना है। यार एक तो ये समझ नहीं आ रहा मुझे क्या मसला है इसके साथ, माउस के साथ। टेम्परेचर से शुरू करा और टेम्परेचर से शुरू करने के बाद आपने यहाँ पे डायग्राम पे ख़त्म कर दिया और फिर नीचे वाली डायग्राम बना ली, ठीक है। ये द प्रोटीन नेचर से लेकर चेंजेस तक है, उसके बाद टेम्परेचर से शुरू करा और डायग्राम पे ख़त्म कर दिया और ये वाली डायग्राम बना ली, ठीक है। ये, हाँ, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, जो बॉक्सेस है ना अंदर, ये नहीं बनाइएगा,
ये जरूरत नहीं है आपको बनाने की, आप यहाँ पे बस वैल्यू लिख दीजिएगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये वैल्यूज लिख दीजिएगा। लेकिन आपको ये बॉक्सेस बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह भी बना सकते हो, ये कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। ये अंदर वाले बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल आपने ये लेबलिंग लाजमी करनी है, और फिर आपने इस तरह से रैंडमली ये बना लेना है, और ये टेम्परेचर शो कर देना है, ठीक है। ये बॉक्सेस अंदर बनाने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज बस अपनी अपनी तरफ से यहाँ पे लिख दें, 0, 10, 20 अंदाजे से लिख दीजिएगा। ग्राफ तो आपने कोई ऐसी मेजरमेंट के साथ ये नहीं बनाना। फिर पीएच की बात करते हैं, तो पीएच में, अच्छा पीएच में देख रहा हूँ आप, अच्छा पीएच वाला तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। पीएच में कोई चेंजेस नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है वैसे, ये आपको जो इतना बड़ा नजर आ रहा है ये इतना बड़ा है नहीं वैसे, ये आपकी कॉपी में खुद ही शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पीएच वाला आपने पूरा करना है, क्योंकि इसमें सारी बातें काम की हैं, और ये वाला चार्ट, ये सॉरी ग्राफ बना लेना है, ठीक है। फिर आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ये वाला भी आपने पूरा यहाँ से लेकर कॉपी करना है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा है। अच्छा, फिर ये वाली आपने डायग्राम लाजमी बनानी है, या तो आप ये वाली बना लीजिएगा अगर आपको ये आसान लग रही है, या अगर चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में जो ये साइकिल बनी हुई है ना ये वाली, ये अगर आप ये वाली भी बना सकते हो, या आप ये वाली बना देना, ये वाली, या आप ये वाली बना देना, ये वाली, जो भी आपको आसान लगे आप वो बना लें, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ये इसकी हेडिंग आएगी, ये पूरा पैराग्राफ आ गया, और फिर इसकी डायग्राम कोई भी बना लें आप, ऊपर चैप्टर की स्टार्ट में जो है वो गिवन है वो बना लीजिएगा, या ये वाली बना लीजिएगा, ठीक है। फिर एक्शन ऑफ एंजाइम, एक्शन ऑफ एंजाइम में क्या करना है आपने, यहाँ से शुरू करना है। अगर अगर वो पूछे कि एक्शन ऑफ एंजाइम बताइए थ्योरीज के जरिए, तो आपने दोनों थ्योरीज बतानी है, बहुत छोटी सी हैं, इसमें भी कोई ऐसा मैं कुछ नहीं कट करूंगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी हर हेडिंग बहुत छोटी है, इसमें कुछ कट करने का आपके पास रीज़न नहीं बनता। तो आपने एक्शन ऑफ एंजाइम से शुरू करना है, फिर आपने पहले तो ये वाली 2 लाइन लिख ली, फिर आपने ये लिखना है, ये हेडिंग डालनी है द लॉक एंड की मॉडल, और आपने यहाँ तक एंड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू करके यहाँ पे एंड कर देना है। अच्छा ये मत लिखिएगा as shown in the figure 6.5, ये कट कर दीजिएगा बस, बाकी सब आपने पूरा एज इट इज ऐसी कॉपी करना है, साथ ही साथ ये डायग्राम बना लेनी है, ठीक है। फिर इंड्यूस्ड फिट मॉडल की बात करें, ये भी पूरा आ जाएगा, इसकी हेडिंग आ जाएगी और इसकी डायग्राम आ जाएगी, सही है। अच्छा एक बात का ध्यान रहे, जरूरी नहीं है एग्जामिनर आपसे एक्शन ऑफ एंजाइम के बारे में पूरा ये क्वेश्चन कर ले, हो सकता है वो लॉक एंड की मॉडल अलग से पूछ ले, हो सकता है वो इंड्यूस फिट मॉडल अलग सिंगल पूछ ले, तो ये ऐसे पूछ सकता है वो, तो आपने फिर भी दोनों को इस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर आते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, अब आपने कहाँ से शुरू करना है, एंजाइम से शुरू करना है और सबस्ट्रेट तक एंड कर देना है, फिर एग्जाम्पल से शुरू करना है और सब्सटेंसेस पे ख़त्म कर देना है, ये आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल proteases are the enzymes which catalyzes the proteins only and lipase acts on lipids only। प्रोटीएज एक एंजाइम है जो कि सिर्फ प्रोटीन्स के लिए वर्क करता है, यानी कि ये प्रोटीएज एंजाइम जो है वो लिपिड्स यानी कि फैट्स के लिए वर्क नहीं करेगा, और लाइपेज जो है वो लिपिड्स के लिए हमेशा वर्क करेगा, यानी कि फैट्स के लिए। ये एंजाइम के नाम है, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज हो गया, लिपिड्स के लिए लाइपेज हो गया,
इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अमाइलेज होता है, बहुत सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें एमसीक्यूज के लिए पूछा जा सकता है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एंजाइम दो किस्म के होते हैं, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के अंदर भी एंजाइम होते हैं, सेल के बाहर भी होते हैं। सेल के अंदर कौन से होते हैं, ये लिखे हुए नाम, एटीपेज, साइटोक्रोम, सी रिडक्टेज। और एक्स्ट्रा सेलुलर कौन से होते हैं, पेप्सिन, लाइपेज। ये सब एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं जो सेल के बाहर होते हैं। ये आपको नाम याद कर लेना है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं वो, ठीक है। अच्छा बहरहाल यहाँ तक आपका चैप्टर एंड हो गया है। अच्छा इसमें हेडिंग आपको पता है ना, हेडिंग तो इसकी आएगी स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम की। लिखी गई हेडिंग, आपको हर हेडिंग मार्क करने की ज़रूरत तो नहीं है कि कब कौन सी हेडिंग आएगी, सामने इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग डली हुई है। बाकी चैप्टर हो गया एंड। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है इस पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम पे, इस पे बिल्कुल बन सकता है लॉन्ग क्वेश्चन। ये तीनों फैक्टर पूछ सकते हैं, पीएच, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक साथ पूछ सकते हैं। कंसंट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम वैसे नहीं बनेगा, लेकिन अगर बन जाएगा तो फिर आपको ये सारे लिखने पड़ेंगे एक साथ, ठीक है। बाकी सब आसान है। ओके मैं अब एंड कर रहा हूँ।